फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा। फिर आपके सामने लेकर आया हूं तीसरा यानी थर्ड पार्ट ग्लोजरी का, प्रश्नावली का तीसरा पार्ट। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा इसको भी। इसके 5 पार्ट होंगे और जो मुझे लगता है एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फिर देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले द्वंद्वात्मकता यानी डायलैक्टिक जो था, हेगल और मार्क्स यानी जो समाजवादी थे, समाज के द्वारा जो कार्य करते थे, समाज के लिए जो कार्य करते थे, वो द्वंद्वात्मक पद्धति थी। उसको हेगल और मार्क्स ने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। पूछ लेगा डायलैक्टिक के बारे में किसने बताया या द्वंद्वात्मकता के बारे में किसने बताया, तो हेगल और मार्क्स ने बताया 1770 और 1813 के बीच में। फिर आता है फ्रेंड्स विसरण मॉडल यानी डिफ्यूजन मॉडल। तो फ्रेंड्स सभी जानते हैं विसरण मॉडल के बारे में, यानी टोरेन हैगर स्टैंड, यानी इनके समय के दौरान में जो धरातल थे उन पर घटनाओं, दृश्य वस्तुओं का विसरण प्रसार करना जो आदि है, उसको विसरण मॉडल कहा गया। तो पूछेगा फ्रेंड्स विसरण मॉडल किसके द्वारा दिया गया, तो टोरेन हैगर स्टैंड के द्वारा दिया गया। इनके समय में जो धरातल थे उन पर जो घटनाएं होती थीं, दृश्य वस्तुएं थीं, उनका विसरण प्रसार करना सावर था। तो सावर के अनुसार रेडजेल ने सांस्कृतिक लक्षणों के विसरण अध्ययन की नींव डाली। पूछेगा सावर के अनुसार जो रेडजेल थे उन्होंने सांस्कृतिक लक्षणों के विसरण के अध्ययन की नींव किसने डाली, तो सावर के अनुसार रेडजेल ने सांस्कृतिक लक्षणों के विसरण की नींव डाली और एंथ्रोपोजोग्राफी की जिल्द जड़ी। यानी सभी जानते हैं एंथ्रोपोजोग्राफी रेडजेल की है। तो ये जो कार्य किया था इस पर रेडजेल ने किया, और ये बात को किसने बताया था, तो कार्ल सावर ने बताया था। फ्रेंड्स फिर आगे देखते हैं। हैगर स्टैंड ने नवाचारों के विसरण का औपचारिक अध्ययन किया। फ्रेंड्स ये काफ़ी बार पूछा गया है कि हैगर स्टैंड ने नवाचारों के विसरण का औपचारिक अध्ययन किया। इनकी रचना इनोवेशन डिफ्यूजन एज ए स्पाशियल प्रोसेस। पूछेगा इनोवेशन डिफ्यूजन एज ए स्पाशियल प्रोसेस ये किसकी रचना है, तो टोरेन हैगर स्टैंड की है, जो 1988 में प्रकाशित हुई। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा। फिर आता है दूरी क्षय सिद्धांत यानी कि डिस्टेंस डिके। पूछेगा डिस्टेंस डिके क्या होता है, तो सर्वप्रथम ये जान लेते हैं फ्रेंड्स कि डिस्टेंस डिके दिया किसने, तो निस्ट्यूअन डीसी ने दिया। ये 1968 में दूरी में वृद्धि के साथ प्रारूप अथवा प्रक्रिया में छीड़ता आना। यानी कि फ्रेंड्स जैसे जैसे हम दूरी में वृद्धि होती जाएगी, जो उसका प्रोसेस होगा, उसकी प्रक्रिया होगी या उसका प्रारूप होगा, उसमें छीड़ता आना यानी कि कमी आती जाएगी। ये होता है दूरी क्षय सिद्धांत। पूछ लेगा दूरी क्षय सिद्धांत है किसका, तो डी निस्ट्यूअन डेसी ने दिया था। फिर आता है फ्रेंड्स पारिस्थितिकीय भ्रामकता यानी कि इकोलॉजिकल फैलेसी। पूछेगा इकोलॉजिकल फैलेसी किसने दिया, तो फ्रेंड्स ये रॉबिन्सन ने 1950 में दिया। फिर पूछेगा फ्रेंड्स पारिस्थितिकीय भ्रामकता से क्या अभिप्राय है, तो पारिस्थितिकीय भ्रामकता जनसंख्या को इंगित करने व पूर्ण आंकड़े यानी कि एग्रीगेट डाटा द्वारा व्यक्ति की जो विशेषताएं होती हैं उसको निर्धारण करने की जो अविश्वसनीयता होती है उसको पारिस्थितिकीय भ्रामकता कहा जाता है। यानी कोई भी हम डाटा या आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो उसमें जो अविश्वसनीयता आ जाती है उसको पारिस्थितिकीय भ्रामकता कहते हैं। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स सामान्य व्यवस्था का सिद्धांत। तो पूछेगा जनरल सिस्टम थ्योरी यानी कि सामान्य व्यवस्था का सिद्धांत, जनरल सिस्टम थ्योरी किसने दी, तो फ्रेंड्स ये बर्टन फी थे, इन्होंने सामान्य व्यवस्था का सिद्धांत दिया था। फिर आता है फ्रेंड्स जेनेरे डीवी। पूछेगा जेनेरे डीवी ये किसने दिया था, तो 1911 में पॉल विडाल डिला ब्लास ने जेनेरे डीवी को दिया था। पूछेगा जेनेरे डीवी का क्या अभिप्राय है, तो जो मानव होता है, मानव की जीवन शैली, जीविका और मानव समूह की जो क्रियात्मक विशेषताएं हैं, यानी कि जो मानव की जीवन शैली होती हैं, उनकी जीविका है, उनके जो मानव समूह की जो क्रियात्मक यानी जो कार्य करते हैं, उनकी विशेषताओं के आधार पर इस संकल्पना को विकसित किया। पूछेगा जेनेरे डीवी किसकी है, तो विडाल डिला ब्लास। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स भू केंद्रिक अवधारणा। एक होता है फ्रेंड्स सूर्य केंद्रिक अवधारणा, एक होता है भू केंद्रिक अवधारणा। भू केंद्रिक अवधारणा मतलब जियोसेंट्रिक
कंसेप्ट। ये टॉलेमी की मान्यता थी कि पृथ्वी सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यानी कि इसमें पृथ्वी को सेंटर में रखा गया। ये होती है जियोसेंट्रिक अवधारणा या भूकेंद्रिक अवधारणा, जिसको टॉलेमी ने बताया था। इन्होंने कहा था कि सूर्य सहित अन्य सभी ग्रह उसके यानी पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार चक्कर काट रहे हैं। एक फ्रेंड्स आपने सुना होगा हेलियोसेंट्रिक, जो कोपरनिकस ने 1543 में दिया गया था। उन्होंने ये कहा कि जितने भी जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर या वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं, और जो भूकेंद्रिक होता है उसमें हेलियोसेंट्रिक का रिवर्स यानी उल्टा होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। फिर आता है भूगोल। भूगोल क्या है? यानी ज्योग्राफी, जो पृथ्वी धरातल का अध्ययन है जहाँ मानव या जनसंख्या अधिवासित है। पूछा कि भूगोल क्या है, तो ये पीटर हैगेट ने कहा था कि पृथ्वी के धरातल का अध्ययन जहाँ मानव जनसंख्या अधिवासित है या निवास करती है उसको भूगोल कहा जाता है। इस बात को पीटर हैगेट ने 1990 में बताया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। फिर आता है एक जियोपिटी। जियोपिटी यानी कि भू श्रद्धा। भू श्रद्धा क्या होती है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं भू श्रद्धा शब्द को दिया किसने। तो इस पद को ब्राइट ने दिया 1966 में। इसका अभिप्राय होता है मानव अपने क्षेत्र से कितनी निष्ठा रखता है। भू श्रद्धा का मतलब होता है फ्रेंड्स जियोपिटी, यानी कि जो मानव जहाँ पर रहता है या निवास करता है या अपने क्षेत्र में जहाँ रहता है उससे उसको कितना लगाव या उसको कितनी निष्ठा होती है, उसको कहा जाता है जियोपिटी। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ये मानव चेतना को जागृत करने के लिए बनाने के कारण ये टोपिफिलिया स्थानासक्ति के विचार से जुड़ी है। यानी कि जहाँ हम रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ हमारी जो मानव चेतना है यानी टोपोफिलिया, जो स्थान शक्ति से हमारा लगाव हो जाता है उसको कहते हैं टोपोफिलिया। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ध्रुवीय विकास मॉडल यानी कि ग्रोथ पोल मॉडल। ये फ्रेंड्स पैरोक्स ने 1955 में दिया था। इसका अभिप्राय क्या है? जो उद्योग होते हैं, उद्योग के उच्च स्तर होते हैं, उनके संबंध में जो एकीभावित बना जो गतिमान सेट होता है उनको प्रेरणादायक अग्रणीय सेक्टर के चारों ओर जो संगठित होता है उसको ध्रुवीय विकास मॉडल कहते हैं। यानी कि जो एक गतिमान सेट होता है, यानी जो उद्योग के उच्च स्तरीय गतिमान सेट होता है, यानी जो सेक्टर होता है उसके चारों ओर का जो एक संगठित यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको ध्रुवीय विकास मॉडल कहा गया है। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स। एक आता है हृदय प्रदेश यानी कि हार्टलैंड। ये फ्रेंड्स सभी जानते हैं, ये मैकिंडन ने 1904 यानी कि ये भौगोलिक भू राजनीतिक अवधारणा यानी हृदय प्रदेश यूराल के पूर्व साइबेरिया में है। जो इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखेगा वह विश्व द्वीप यानी एशिया, यूरोप, लीबिया, अफ्रीका पर शासन कर पाएगा। जो विश्व का शासक होगा वह विश्व पर नियंत्रण या शासन करेगा। ये होता है हार्टलैंड। फिर आता है फ्रेंड्स प्रतिमा विज्ञान यानी कि आइकोनोग्राफी। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स, हिंदी में देगा प्रतिमा विज्ञान क्या होता है या इस पर कार्य किसने किया। तो प्रतिमा विज्ञान यानी आइकोनोग्राफी यानी कि जो हमारा मन मस्तिष्क होता है, ये हमारे मन मस्तिष्क में जो विचार होते हैं उसको प्रतिमा विज्ञान या जो हमारे मन में जो छवि बनी होती है उसको प्रतिमा विज्ञान या आइकोनोग्राफी कहते हैं। भूगोल में प्रतिमा विज्ञान की जो विचारधारा थी उसको जीन गोल्डमैन ने 1952 में प्रयोग किया। पूछेगा प्रतिमा विज्ञान किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स प्रतिमा विज्ञान जीन गोल्डमैन से संबंधित है। फिर आता है फ्रेंड्स विशिष्ट अथवा अनूठापन यानी आइडियोग्राफिक। पूछेगा आइडियोग्राफिक क्या है? तो जो विंडलवैंड हैं उन्होंने इस बात को बताया WUN रिकर्ट के द्वारा। यानी कोई भी क्षेत्र अपने आप में विशिष्ट क्यों है, उसमें ऐसा क्या है जो अपने आप में अलग है, इसको ही इन्होंने कहा था विशिष्ट अथवा अनूठापन यानी आइडियोग्राफिक। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत यानी कि इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। फ्रेंड्स ये बेवर के द्वारा दी गई थ्योरी थी। यानी कि जो भी उद्योग अगर हमें लगाना है तो कहाँ लगाएं, कहाँ सार्थक होगा या कहाँ अच्छा होगा, इसी के बारे में बताया था फ्रेंड्स बेवर ने। आगे देखते हैं फ्रेंड्स आंतरिक शहर यानी कि इनर सिटी।
यानी कि जो इनर सिटी होती है, आंतरिक शहर होता है वो क्या होता है? तो शिकागो संप्रदाय ने नगर के जो आंतरिक भाग है उसको इनर सिटी या आंतरिक शहर कहा। यानी कि उस जो आंतरिक शहर है, इनर सिटी है, उसको कुपरिभाषित कहा। किसने कुपरिभाषित कहा? तो शिकागो स्कूल ने। यह सीबीडी के निकट स्थित भाग है। यानी उस सीबीडी होती है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होती है, उसकी तरफ जो चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसको उन्होंने कुपरिभाषित कहा। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मध्यवर्ती अवसर मॉडल यानी कि इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटीज मॉडल। ये अमेरिकी समाजशास्त्री थे S.A. स्टाउफर। इन्होंने 1940 में इसको विकसित किया या इसकी अवधारणा दी। पूछेगा मध्यवर्ती अवसर मॉडल, हिंदी में पूछेगा मध्यवर्ती अवसर मॉडल किसने दिया? तो फ्रेंड्स मध्यवर्ती अवसर मॉडल हिंदी में पूछेगा तो S.A. स्टाउफर, या इंग्लिश में पूछे इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, तो बात सेम ही है फ्रेंड्स। ये S.A. स्टाउफर ने 1940 में दी थी। इसका अभिप्राय क्या होता है? यह मानव प्रवसन तथा स्थानांतरण को स्पष्ट बनाने संबंधी विचार है। यानी कि जो मानव होता है, जो प्रवास करता है एक स्थान से दूसरे और स्थान की ओर स्थानांतरण करता है, तो उसको स्पष्ट बनाने के लिए संबंधी विचार है। भूगोल में इसका प्रयोग माल अथवा जिनसों के आवक जावक यानी कि जो कमोडिटी फ्लो है, यानी कि जो भी माल हम मंगाते हैं भेजते हैं, उनके आने जाने की जो यात्री ट्रिप होती है, यातायात की फेरियां होती हैं, उसको स्पष्ट बनाने के लिए मध्यवर्ती अवसर मॉडल या इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल का प्रयोग किया गया। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। अगर इसमें कहीं भी थोड़ी भी गलती हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्रेंड्स ज़रूर करना। धन्यवाद।